तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपको अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज सुबह सुबह दिल्ली में एक बड़ी हैरान करने वाली घटना घटी। अब कहना भी अजीब लगता है कि हैरान करने वाला था या फिर नहीं था, क्योंकि अब ऐसी घटनाएं दिल्ली के लिए तो आम बात हो गई हैं। दिल्ली क्या पूरे हिंदुस्तान के लिए आम बात हो गई हैं। दरअसल दिल्ली में एक जगह है गीता कॉलोनी, और इसी गीता कॉलोनी के पास एक फ्लाईओवर है। सुबह सुबह 8 साढ़े 8 बजे का वक्त रहा होगा जब इसी फ्लाईओवर के पास से कुछ राहगीर गुजर रहे थे। अब राहगीर गुजर रहे थे, उन्हें बड़ी अजीब सी बदबू लग रही थी। अब बदबू लगी तो थोड़ा ताजुब भी हुआ कि अब सारी चीज़ें तो ठीक हैं, तो बदबू कहाँ से आ रही, ना यहाँ पे कहीं कूड़ा कचरा ना ही कुछ और। इसके बाद फिर देखने लगते हैं कि बदबू कहाँ से आ रही है, तो देखते हैं कि एक पॉलीथीन पड़ी हुई है। अब एक पॉलीथीन, उसके बाद फिर उसमें से बदबू। अब दिल्ली जैसे शहर में ये चीज़ तो अब सभी जानते हैं कि ऐसे में तो कुछ गड़बड़ चीज़ ही हो सकती है। फिर क्या था, फ़ौरन पुलिस को पीसीआर कॉल जाती है। पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँचती है। पहुँचने के बाद जब उस पॉलीथीन के पास जाती है तो देखती है कि थोड़ी थोड़ी दूर पे कायदे से 2 पॉलीथीन थी। पुलिस वाले फ़ौरन उस पॉलीथीन को अपने कब्ज़े में लेते हैं, वहाँ से सारे लोगों को हटाते हैं। उसके बाद जब उस पॉलीथीन को खोला जाता है बड़ी सफाई के साथ, तो एक पॉलीथीन से इंसान के कुछ कटे हुए अंग मिलते हैं। अब लगभग सबको यही उम्मीद भी थी कि ऐसा ही कुछ उसमें से निकलेगा। उसके बाद फिर फ़ौरन दूसरी पॉलीथीन को खोला जाता है, तो इस पॉलीथीन से एक महिला का सर मिलता है। अब महिला की जो एज लग रही थी बालों के हिसाब से, सारी चीज़ों के हिसाब से, वो लगभग 35 से 40 साल की महिला रही होगी। अब इस हिसाब से फिर से एक बॉडी का टुकड़ों में मिलना अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर से एक चैलेंजिंग केस पुलिस वालों के लिए। बहरहाल पुलिस वाले आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रहे हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही, साथ ही पता किया जा रहा कि यहाँ पे इस टाइम कौन आया था, किस टाइम तक ये पॉलीथीन नहीं थी, कितने टाइम बाद ये पॉलीथीन दिखनी शुरू हुई। यानी तमाम तरह की अब छानबीन की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं शायद फिर किसी श्रद्धा वाकर जैसी लड़की का कत्ल हुआ है, या फिर किसी महिला को मार के यहाँ पे लाश को ठिकाने लगाया गया है। और जहाँ तक चांसेस हैं अब तक का जो इस हिसाब से क्राइम हुआ है, तो जो चांस बन रहे हैं वो चांस इसी बात के बन रहे हैं कि ये जो मामला है कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग या फिर लव अफेयर का है। तो फिर जैसा कुछ होगा, अगर कुछ इसमें बात निकल के सामने आती है, कोई रीज़न निकल के सामने आता है, तो कहीं ना कहीं आपको मैं ये कहानी सुनाऊंगा। लेकिन आज मुझे लगा कि आपको एक अपडेट दे देनी चाहिए, क्योंकि फिर दिल्ली में किसी श्रद्धा वाकर जैसी घटना का एक सबूत है। ये तो रही एक अपडेट। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी की बात करूँ तो आमतौर पर जब हम किसी होटल में जाते हैं तो एक तरह से होटल विभाग और जो हम लोग होते हैं दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। खासकर अगर हम किसी लड़की के साथ, या फिर अगर कोई लड़की है और किसी लड़के के साथ जाती है, फिर हम लोगों का मानना यही होता है, हम लोगों की इच्छा यही होती है कि जो होटल वाला है कम से कम डॉक्यूमेंट्स ले, हो सके तो कोई डॉक्यूमेंट ना ले, हमारा कोई आधार कार्ड ना ले, हमें बस रूम दे दे, हमें जितना वक्त गुजारना हो उतना वक्त हम गुजार लें। इसके विपरीत जो होटल प्रशासन होता है वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएँ, ताकि कल को कोई दिक्कत हो तो हमारे फंसने की संभावना ना हो। लेकिन इन दोनों चीज़ों के बीच एक बीच की कड़ी होती है। जब कुछ होटल वाले अपने ईमान को, अपने धर्म को बेच देते हैं महज चंद पैसों के लिए, और जो आते हैं कपल्स उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते हैं, और इसका जो रिजल्ट कभी कभार निकल के सामने आता है वो इतना खौफनाक होता है कि आज की कहानी में आपको इसकी जीती जागती एक मिसाल देखने को मिलेगी। तो अब सीधा सीधा आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी की शुरुआत होती है 4 मई साल 2023, यानी आज से ठीक 2 महीने पहले। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला गाज़ियाबाद, और इसी गाज़ियाबाद में एक इलाका लगता है बजरिया, और इसी बजरिया थाने के पास एक होटल है, आर्यदीप होटल। ठीक ठाक अच्छा खासा होटल है, लगभग कई कमरे हैं इसमें 2 फ्लोर पे। अब इस होटल में अक्सर लोग आते हैं, आने के बाद रुकते हैं, खासकर कपल्स भी आते हैं, क्योंकि स्टेशन से ये करीब है। कपल आते हैं, थोड़े टाइम के लिए रूम लेते हैं, लेने के बाद चले जाते हैं। उसके बाद ना ज़्यादा किसी से मतलब, ना ही कोई बात। ऐसे ही 4 तारीख को कुछ कपल्स आते हैं, कुछ नॉर्मल रुकने वाले भी लोग आते हैं, रुकते हैं। रुकने के बाद सुबह 5 बजे 6 बजे जैसे जिसको निकलता था उसी हिसाब से निकल रहे थे। 4 तारीख को सारे लोग आते हैं, चाबी लेते हैं, चेक इन करते हैं। 5 तारीख हो जाती है। अब लगभग लोग अपना चेकआउट कर जाते हैं, लेकिन कुछ रूम ऐसे थे जो अभी तक निकल नहीं रहे थे, और कायदे से कुछ टाइम फिक्स था कितने बजे के बाद जो चार्जेस होंगे वो डबल हो जाएंगे, यानी कि 17 दिन का चार्ज लग जाएगा।
और जो रूम से कुछ लोग निकल चुके थे, फिर जो स्वीपर था उन रूमों में जा जाके साफ़ सफाई भी कर रहा था, बिस्तर वगैरह ठीक कर रहा था, कुछ कूड़ा कचड़ा हो तो उसको साफ़ कर रहा था। तो 5 तारीख को जब इसी अर्शदीप होटल का जो स्वीपर था अच्छे लाल हर एक कमरे में जाता है, जाने के बाद साफ़ सफाई करता है, चादर वगैरह ठीक करता है, उसके बाद रूम लॉक करता है, एक कमरे में जाता है, 2 कमरे में जाता है और देखते देखते जो ग्राउंड फ्लोर था उसको पूरा साफ़ करता है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे जाता है, फर्स्ट फ्लोर पे भी लगभग रूम साफ़ कर देता है। लेकिन एक रूम ऐसा था जिसमें जो ठहरने वाले लोग थे उन्होंने चेकआउट नहीं किया था। वो रूम था 104। अब 104 पे चेकआउट नहीं हुआ तो फिर उन्हें लगा कि शायद ये लोग एक्स्ट्रा रहना चाहते हो, या फिर ऐसा हो कि ये लोग सो गए हों तो एक बार इनको जगा के पूछ दिया जाए। नहीं तो फिर ये भी 8-9 बजे उठे, उठने के बाद फिर ये कहने लगे कि हम तो सो गए थे, अगर आप जगा देते तो हम चले जाते, एक्स्ट्रा चार्जेस हम नहीं देंगे, और कम से कम अगर उन्हें रुकना है तो एक बार उनको इत्तला कर दिया जाए, साथ ही वो लोग भी बता दें कि हम रुकना चाहते हैं। बस यही सारी चीज़ें उस स्वीपर के दिमाग में चलती हैं। और चलने के बाद वो जो स्वीपर था उस 104 का दरवाज़ा जो है वो खटखटाने लगता है। 104 का दरवाज़ा खटखटाता है। अब दरवाजे पे हाथ मारता है, दरवाज़ा अंदर से खुला। स्वीपर को थोड़ा ताजुब भी लगा अच्छे लाल को कि दरवाज़ा अंदर से खुला क्यों है। आमतौर पे कोई भी होटल में आता है तो दरवाज़ा बंद रखता है। अब जैसे दरवाज़ा अंदर खुला तो जो स्वीपर था वो डरते डराते कहीं ऐसा न हो कि किसी की प्राइवेसी में हम दखल दे दें। जो स्वीपर था वो अंदर एंट्री करता है और जैसे ही अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि जो एक महिला थी जिसने चेक इन किया था वो बिस्तर के पास औंधे मुँह पड़ी है। अब जैसे ही ये चीज़ वो स्वीपर देखता है तो एक तरह से अब स्वीपर तो एकदम बौखला जाता है कि एक महिला, इसके साथ एक पुरुष था, पुरुष दिखाई नहीं दे रहा, महिला जो है बिस्तर पे पड़ी। लिहाजा वो जो स्वीपर था उस महिला को एक तरह से हिलाता है, डुलाता है, जगाने की कोशिश करता है कि महिला बोल दे, सो रही है या फिर क्या हुआ, कहीं बेहोश तो नहीं हो गई। लेकिन 1-2 बार जब हिलाता है तो उस महिला की जो गर्दन थी वो एक दिशा में लुढ़क जाती है। अब महिला की जैसे ही गर्दन लुढ़की तो स्वीपर एकदम से डर के वहाँ से चिल्लाते हुए भागता है, अपने मैनेजर को बताता है जिसका नाम था विजय यादव। अच्छे लाल विजय यादव मैनेजर को बताता है। मैनेजर भी भाग के कमरे में पहुँचता है। पहुँचने के बाद फ़ौरन महिला को हिलाता है, पानी की छींटे मारता है, लेकिन जो महिला थी वो टस से मस नहीं होती। इतने में ही मालिक भी आ जाता है। आने के बाद फिर वो भी हिलाता डुलाता है, लेकिन अब सारे लोग समझ चुके थे कि इस महिला के साथ कुछ हो चुका है। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन जाता है। पुलिस भी मौके पे आती है। आने के बाद उस महिला को एक बार हिलाती है, लेकिन पुलिस फ़ौरन जान जाती है कि ये महिला मर चुकी है। अब एक महिला जो अच्छी भली होटल में आई है, आने के बाद वो मर चुकी, तो ये भी बड़ी चौंकाने वाली बात। अच्छा, बॉडी पे ना कहीं चोट के निशान थे ना कुछ और, तो फिर पता भी नहीं चल रहा था कि इस महिला का कत्ल हुआ या फिर महिला अपने आप से मर गई, जहर खा लिए या फिर क्या हुआ। पुलिस वाले उस बॉडी को कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। साथ ही अब पता करते हैं कि ये महिला कौन थी और आई कहाँ से थी। अब पता करने का सबसे आसान तरीका था कि आप रिसेप्शन पे जाइए। रिसेप्शन पे इस महिला का कुछ डॉक्यूमेंट जमा होगा, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे कोई ऐसा डिटेल जिसमें एड्रेस और नाम वगैरह होगा, वैलिड प्रूफ होगा। तो पुलिस वाले भी रिसेप्शन पे जाते हैं। जाने के बाद अब कहते हैं कि इस महिला का आधार कार्ड दो। रिसेप्शन वाले इस महिला का आधार कार्ड दे देते हैं और जब पूछते हैं कि ये महिला किसी और के साथ आई थी क्या, तो फिर जो रिसेप्शन वाले थे और जो होटल प्रशासन था वो कहता है कि हाँ, ये महिला एक शख्स के साथ आई थी। आने के बाद वो जो शख्स था वो रात में 2 बजे चला गया था। उसके बाद फिर सुबह हमने इस महिला के रूम को जब खटखटाया तो ये महिला मरी निकली। तो फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि उस शख्स का नाम क्या था, यानी ये महिला आई किसके साथ थी। इसके बाद जब पुलिस वाले उसके बारे में पूछते हैं तो जो नाम मैनेजमेंट वालों ने बताया, यानी होटल मैनेजमेंट ने जो बताया, और साथ ही जो डिटेल्स एंट्री हुई थी वो नाम किसी सतीश का था। साथ ही एक नंबर था, उसका एक एड्रेस था। अब पुलिस वालों को लगा कि चलो मामला बहुत सिंपल है, आधार कार्ड से महिला का पता चल जाएगा। महिला का नाम प्रियंका था, आधार कार्ड में एड्रेस था। साथ ही जो एक सतीश है, इसके एड्रेस से सतीश को बुला लेंगे। अब चूंकि 2 बजे रात को सतीश भाग के गया है तो इसका मतलब जो कातिल है वो सतीश है। अगर कत्ल हुआ होगा तो, अगर कोई हादसा हुआ होगा तो उसका चश्मदीद जो है वो सतीश है। मामला ओपन एंड शट, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। अब पुलिस वाले बड़ी उम्मीद के साथ उस महिला का जो एड्रेस था उस एड्रेस पे कांटेक्ट करते हैं, और ये एड्रेस था अलीगढ़ का।
अब अलीगढ़ में कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि आपके घर की कोई प्रियंका नाम की महिला है क्या। तो फिर पुलिस वाले जब ये सवाल पूछते हैं तो सामने वाली पार्टी कहती है कि हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछें और आप हैं कौन। तो फिर पुलिस वाले बताते हैं कि हम गाज़ियाबाद के बिजोरिया थाने से पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं और एक महिला है जिसका नाम प्रियंका है, इस होटल में आई थी, आने के बाद उसकी लाश मिली है और ये महिला किसी सतीश के साथ आई थी। तो अगर आप बता दें कि सतीश कौन है, इसका क्या लगता है, तो हमारी थोड़ी मदद हो जाए। लेकिन अब परिवार वाले जिन्होंने फ़ोन उठाया था उस महिला को तो पहचानते थे क्योंकि ये महिला उनके घर की थी, लेकिन ये सतीश कौन था ये तो किसी को नहीं पता। अब वो परिवार बताता है कि हम तो सतीश को नहीं जानते। पुलिस वालों को लगा कि चलो ठीक है, हो सकता है कि सतीश इसका बॉयफ्रेंड रहा हो, परिवार वालों को ना पता हो, तो चलते हैं। अब परिवार वालों ने नहीं बताया, लेकिन सतीश का एड्रेस है, नंबर है, बस सतीश से कांटेक्ट करेंगे, सतीश से मिल लेंगे, मामला क्लियर। अब पुलिस वाले फ़ौरन उस नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक बार सतीश से बातचीत कर लें। फ़ोन मिलाते हैं तो नंबर स्विच ऑफ। इसके बाद जो एड्रेस रजिस्टर था वहाँ पे जाते हैं पता करने कि सतीश का घर यही है या फिर सतीश कहाँ गया। वहाँ पे जाके जब पता करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे तो सतीश नाम का शख्स रहता ही नहीं, यहाँ पे पूरे इलाके में कोई सतीश नहीं है। अब जब ये बात पुलिस वालों को पता चली कि ये जो नाम था उस नाम पे जो नंबर है वो नंबर कोई नहीं चला रहा, जो एड्रेस है वहाँ पे कोई सतीश नाम का है ही नहीं, तो अब क्या करें। परिवार वालों से जब पूछा तो परिवार वालों ने बताया कि हम सतीश को नहीं जानते, जो एड्रेस रजिस्टर है वहाँ पे कोई सतीश नाम का रहता है नहीं, तो फिर आखिर ये सतीश मिलेगा कहाँ से और ये गुत्थी सुलझेगी कैसे। साथ ही ये भी पता करना था कि ये अलीगढ़ की महिला यहाँ पे क्या कर रही और यहाँ पे रह किसके साथ रही। अब पुलिस वालों के पास सवाल कई थे लेकिन जवाब कुछ भी नहीं था। पुलिस वालों को एक बार गुस्सा भी लग रही थी प्रशासन जो होटल मैनेजमेंट था उनके ऊपर कि अगर कोई शख्स आता है तो आप लोग इतनी इंक्वायरी नहीं करते। अब इस बारे में जब पूछा जाता है तो जो होटल प्रशासन था वो बताता है कि ये महिला मेरी रेगुलर कस्टमर है, अक्सर आती है। अब आने के बाद ये रूम लेती है, रूम लेने के बाद रुकती है, रुकने के बाद कई बार ऐसा होता है कि कई लोग इससे मिलने आते हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोग नाम और एड्रेस रजिस्टर कर लेते हैं, लेकिन एज ए विजिटर हम बहुत डिटेल नहीं लेते। अच्छा, पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो उनको भी लगता है कि बात तो ठीक है। फिर पुलिस वालों को लगा कि चलो एड्रेस नहीं है तो एक काम करते हैं, इस होटल की सीसीटीवी कैमरों को खंगाल लेते हैं। अगर कैमरे को खंगाल लेंगे तो कैमरे से जो शख्स होगा उसकी तस्वीर निकल जाएगी, उसके बाद फिर आसपास के इलाकों में पता कर लेंगे, परिवार वालों को तस्वीर दिखा देंगे कि आप इस शख्स को जानते हैं या नहीं, मामला क्लियर हो जाएगा। अब इसी उम्मीद के साथ जो पुलिस वाले थे उस होटल के सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हैं, इस उम्मीद में कि वहाँ से कुछ मिल जाए। लेकिन ताजुब की बात थी कि होटल के जो सीसीटीवी कैमरे थे या तो ज़्यादातर काम नहीं कर रहे थे, या तो जो कैमरे थे उनकी क्वालिटी इतनी ख़राब थी कि उन कैमरों में कुछ ऐसी चीज़ कैप्चर ही नहीं हुई जहाँ से क्लियर हो जाए कि शख्स है कौन, यानी जो शक्ल थी वो क्लियर दिख ही नहीं रही थी। अब पुलिस वाले फिर परेशान कि अब क्या करें, नाम है तो शख्स गायब है, एड्रेस है तो वहाँ पे उस नाम का कोई है नहीं, नंबर है तो पता नहीं कहाँ है, कोई उठा नहीं रहा, नंबर लग नहीं रहा, तो फिर करें क्या। अब पुलिस वाले एक काम करते हैं, उस परिवार से कांटेक्ट करते हैं जो इस महिला का परिवार था, उससे कहते हैं कि आप इस महिला का नंबर दे दो, क्योंकि पुलिस वालों को उम्मीद थी कि ये जो महिला होगी अगर इस शख्स के साथ होटल में आई है तो जाहिर सी बात है ये शख्स जो है वो बॉयफ्रेंड होगा। अब बॉयफ्रेंड होगा तो फ़ोन पे बात हुई होगी तो फिर मामला क्लियर है, वहाँ से नंबर मिल जाएगा, उसके बाद हम नंबर को ट्रैक कर लेंगे, उसके बाद फिर जो कातिल होगा हमारे हत्थे चढ़ जाएगा। अब परिवार वाले पूरा कॉपरेट करते हैं, नंबर भी दे देते हैं। उसके बाद फिर कॉल डिटेल इस महिला की निकाली जाती है, यानी प्रियंका की। अब प्रियंका की जब कॉल डिटेल निकाली गई तो ताजुब की बात देखिए कि इस कॉल डिटेल में कोई भी ऐसा नंबर नहीं था, यानी कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर ही नहीं था, कोई ऐसी कॉल लॉग ही नहीं थी जिस पे इतनी बात हुई हो कि जिस पे डाउट जाए या फिर जो लगे कि हाँ ये बॉयफ्रेंड या फिर किसी रिलेटिव का नंबर है। आमतौर पे जितने नंबर थे कुछ आसपास के दोस्तों के थे, उन दोस्तों से महज 1 या 2 मिनट बात। कई बार ऐसा हुआ कि दिन भर कोई कॉल ही नहीं। अब एक महिला अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड हो तो ये कैसे पॉसिबल है कि कॉल ही ना हुई हो। यानी पुलिस वाले जितनी भी कोशिश कर रहे थे, जितना भी हाथ पाँव मार रहे थे, कहीं से भी कोई ऐसा क्लू, कहीं से भी कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जहाँ से इस महिला की निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ पता चले या फिर उस शख्स के बारे में कुछ पता करें। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते हैं, कभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हैं, कभी आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं कि क्या आपने किसी को भागते देखा, कभी चौराहों के सीसीटीवी कैमरों को निकालते हैं, इस महिला की कॉल डिटेल निकालते हैं, इसके दोस्तों के बारे में पता करते हैं,
किससे दुश्मनी थी ये पता करते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसा क्लू, कहीं से भी कोई ऐसा सुराग या फिर कोई ऐसी डिटेल नहीं मिली जहाँ से कुछ भी पता चल सके। पुलिस वाले कभी उस कमरे को चेक कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ क्लू मिल जाए, कभी उस क्राइम सीन पे जाके फॉरेंसिक वाली टीमें विजिट कर रही हैं कि यहाँ से कुछ मिल जाए, लेकिन कहीं से कुछ नहीं। पुलिस वाले एक तरह से हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चूँकि ना कोई सबूत हाथ लग रहा था, ना कोई सुराग। इधर ये जो मामला था चूँकि एक होटल से जुड़ा हुआ था, तो ये मामला भी एक तरह से प्रकाश में आता है कि होटल में युवती की लाश मिली, कहीं से कोई कातिल नहीं। तो पुलिस वालों पे प्रेशर भी बनता जा रहा। पुलिस वाले कभी इधर छानबीन कर रहे हैं, कभी उधर छानबीन कर रहे हैं, कभी रिसेप्शन पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जब काफ़ी टाइम तक कहीं से कुछ मिला नहीं और उन होटल वालों से लगातार बातचीत होती रही, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे पुलिस वालों को डाउट होता है। दरअसल कई बार ऐसा हुआ, जब ये लोग मैनेजर से बात कर रहे हैं, उस स्वीपर से बात कर रहे हैं और उस मालिक से बात कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा हुआ कि ये तीनों इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे जैसे मानो कोई रटी रटाई कहानी सुना रहे हैं। आमतौर पे अगर कोई आदमी सच बोलता है तो कभी कभार एक फ्रैक्चुलेशन लेके चलता है कि इतना सही है, उसके बाद अगली बार में थोड़ा सा कुछ और बता देगा, अगली बार में थोड़ा सा कुछ और। लेकिन अगर कोई इंसान एकदम रटी रटाई कहानी बताए तो इसका मतलब वो वेल ट्रेंड है, और पुलिस वाले ये बात भाप जाते हैं। जब लगातार होटल मैनेजमेंट एक ही बात लगातार बोल रहा था तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं डाउट हुआ। अब डाउट हुआ तो डाउट होने के बाद पुलिस वालों ने थोड़ी सी शक्ति दिखाई, और जब शक्ति दिखाई और फिर कायदे से जब कड़ाई से पूछताछ हुई मालिक के साथ, उस स्वीपर के साथ और मैनेजर के साथ, तो फिर अंत में इन दोनों ने या फिर इन तीनों ने अपना एक वाले जुर्म किया और साथ ही जो शख्स आया था उसका पता दे दिया। दरअसल ये जो शख्स था इसका नाम था नौशाद अली उर्फ अच्छे। नौशाद जो था ये इसी गाज़ियाबाद में एक जगह लगती है हमीरपुर, नाम माफ़ कीजिएगा, हमीरपुर का तो ये रहने वाला था। गाज़ियाबाद में एक जगह लगती है नूरनगर सिहानी, इसी नूरनगर सिहानी का रहने वाला था। और ये जो था होटल मैनेजमेंट वाले इसको अच्छे से जानते थे। अब एड्रेस मिल गया, नाम मिल गया, पुलिस वाले फ़ौरन भाग के जाते हैं, इस नौशाद को उठाते हैं। उठाने के बाद जब सामने बैठाते हैं, पूछताछ करते हैं, तो फिर अंत में नौशाद अपना मुंह खोलता है और मुंह खोलने के साथ साथ अपनी पूरी कहानी बताता है। दरअसल ये जो नौशाद था ये मेन रहने वाला था हमीरपुर का, हमीरपुर में रहता है, वहीं पे बड़ा होता है। लेकिन जब बड़ा होता है, चूँकि पढ़ा लिखा नहीं था, तो फिर इसके दिमाग में आता है कि कहीं और चलते हैं, काम बूत करते हैं। अब काम बूत करने के लिए जो सबसे ज़्यादा आदमी जाता है उत्तर प्रदेश में, या तो नोएडा, या तो गाज़ियाबाद, या तो दिल्ली, क्योंकि वो यूपी से सटा हुआ। तो फिर ये जो नौशाद था ये आ जाता है यहीं गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद में आता है, आने के बाद रंगाई पुताई का काम करता है, यानी पेंटिंग का। उसी से जो कुछ पैसे मिलते उसी से अपनी ज़िंदगी बिताता और यहीं नूरनगर सिहानी में किराए के मकान में रहने लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि ये रात को घूमने निकलता, चूँकि दिन भर ये काम करके जब थक जाता, रात को खाना खाता, तो फिर इसके दिमाग में आता कि चलो कहीं घूम लेते हैं, रेलवे स्टेशन पे चले जाते हैं, चाय वगैरह पी लेंगे। और ठीक है, ऐसे ही ये 4 तारीख को रेलवे स्टेशन पे जाता है। रेलवे स्टेशन पे जाता है और जाने के बाद वहीं पे इसकी मुलाकात होती है प्रियंका से। प्रियंका से मुलाकात होती है, धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। और जब बातचीत शुरू होती है तो जो प्रियंका थी वो अपने बारे में बताती है और कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरे पति से मेरी बनी नहीं और मैं अपने पति को छोड़ आई हूँ। मूल रूप से मैं रहने वाली हूँ अलीगढ़ की, वहीं पे मेरे पति रहते हैं, लेकिन उनसे बनी नहीं तो मैंने उनको छोड़ा और अभी मैं इसी गाज़ियाबाद में जो एक जगह लगती है यहीं बजरिया के पास, यहीं पे रहती हूँ और यहीं पे अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारूंगी। अब ये बात जैसे ही ये लोग सुनते हैं, मतलब ये जो नौशाद था जब ये सुनता है, तो सुनने के बाद फिर धीरे धीरे उससे बातचीत बढ़ाता है। बातचीत बढ़ाने के साथ धीरे धीरे दोस्ती करता है और दोस्ती करने के साथ कहता है कि यहाँ पे स्टेशन पे हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत करने में पता नहीं कौन क्या देखे, क्या सोचे, क्या समझे। तो एक काम करते हैं, कहीं रूम पे चल के बात करते हैं। अब रूम पे चलने की जब बात होती है तो फिर प्रियंका कहती है कि यार देखो, मैं तुम्हारे रूम पे जाऊँ या फिर तुम मेरे रूम पे जाओ तो आसपास के लोग देखेंगे, तरह तरह की बात करेंगे। तो एक काम करते हैं, कहीं सी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ ना तुम्हें कोई जानता हो ना मुझे कोई जानता हो। तो फिर कहाँ? तो फिर दिमाग में आया कि चलो किसी होटल में चलते हैं, रात में कुछ घंटे रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। अब प्रियंका का जो कहना था वो तो महज बातचीत का था, लेकिन जो नौशाद था जब उसने होटल का नाम सुना तो उसके दिमाग में आ गया कि अगर महिला रूम में चलने की बात कर रही
होटल में जाने की बात कर रही है, तो जाहिर सी बात है मेरे साथ सेक्स करना चाहती है। अब ये बात जैसे उसके दिमाग में आती है तो फ़ौरन वो तैयार होता है, अपनी इसी परिचित के होटल अर्शदीप में लेके आता है। आने के बाद महिला अपनी एंट्री करवाती है। नौशाद कहता है कि मेरी एंट्री मत करना, क्योंकि महिला हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, क्या पता कल को कोई बात विवाद हो जाए। होटल वाले भी मिले हुए थे तो उनको भी लगा कि चलो ठीक है। इसके बाद ये होटल में जाता है, 2-4-10 मिनट बातचीत होती है। अब बातचीत होने के बाद प्रियंका तो महज बातचीत कर रही, लेकिन नौशाद का तो इंटेंशन कुछ और था। इसलिए नौशाद जो था अब प्रियंका को टच करने की या फिर एक तरह से फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। अब वो कोशिश करता है और प्रियंका जब ये देखती है कि नौशाद एक तरह से हावी हो रहा, तो प्रियंका उसको दूर झटक देती है। उसके बाद कहती है कि मैं इसलिए नहीं आई हूँ। अब वो कहता है कि अगर तुम होटल आई हो तो तुम्हें ये सब ज़रूर करना चाहिए, होटल में आने का मतलब ही क्या है। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। अब झगड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके बाद प्रियंका और इसके बीच हाथापाई। अब जब हाथापाई हुई तो एक तरह से इसको बहुत गुस्सा भी लगी, आत्मग्लान भी हुई कि मैं क्या करने आया था और क्या हो रहा। तो इसी गुस्से में इसने प्रियंका का एक तरह से गला दबा दिया। प्रियंका का गला दबाया, गला दबाने के बाद धक्का दे दिया, गर्दन की हड्डी टूट गई, प्रियंका की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। अब प्रियंका जैसे ही मरती है तो ये डर जाता है कि अब क्या करूं। इसके बाद ये नीचे जाता है, अपने दोस्तों को बताता है, यानी जो होटल वाले थे, कि मेरे हाथों से एक कत्ल हो गया है और अब क्या किया जाए जिससे बच सकते हैं। तो फिर ये सारे लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि तुम भाग जाओ, मैं एक फेक एड्रेस से और फेक आईडी से रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, तुम्हारा किसी को पता नहीं चलेगा। ये महिला अब चूँकि किसी दूसरे जगह के अपने पति को छोड़ के आई है तो कौन है इसकी सुध-बुध लेने आएगा। और अंत में ये मामला कुछ दिन बाहर रहेगा, उसके बाद मामला ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या था, एक फ़र्जी आईडी पे रजिस्ट्रेशन होता है, सतीश नाम पे एक फ़र्जी एड्रेस लिखाया जाता है और जो नौशाद था वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। सारी चीज़ें एज यूजुअल कर दी जाती हैं। उसके बाद रात भर का इंतज़ार होता है। सुबह जो स्वीपर है वो जाके साफ़ करता है और फिर ये सारा खेल शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं जब होटल वाले ऐसे काम करते हैं कि कायदे से एड्रेस नहीं लेते, ये चीज़ें नहीं करते, तो उसका जो खामियाजा होता है कहीं ना कहीं बहुत बुरा होता है। अगर होटल वाले इस तरह से घुमाए नहीं होते तो शायद जो कातिल था वो शायद तुरंत या फिर कुछ घंटों में हत्थे चढ़ जाता। लेकिन होटल वालों ने इस तरह से खेल को घुमाया और पुलिस वाले समझ नहीं पाए, तो कई दिनों की मेहनत लग गई। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इस कहानी को यहीं ख़त्म करेंगे और जो इस कहानी का मकसद था समझाने का वो आप समझ ही चुके होंगे। अच्छा, मेरा कल का एक सवाल था और इस सवाल को जो मैंने पूछा था उसके पीछे एक बड़ी हैरान करने वाली बात थी, अभी आपको बताऊंगा। मेरा सवाल था कि इनमें से किस नाम का मतलब होगा सोने जैसा। मैंने 4 ऑप्शन भी दिए थे, जैसे सोनाक्षी था, एक ऑप्शन सोनम था, 2 ऑप्शन और थे। तो इस सवाल का जो सही जवाब था वो सही जवाब था सोनम। सोनम का मतलब होता है सोने जैसा। अब इस सवाल को मैंने इसलिए पूछा और इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। दरअसल इस सवाल को केबीसी में पूछा गया, यानी कौन बनेगा करोड़पति में। और इस सवाल को पूछा गया था अनिल कपूर से, जो एक एक्टर है, आप सभी जानते होंगे। अच्छा, अनिल कपूर की बेटी का भी नाम सोनम है और जब उनसे पूछा गया कि इनमें से किसका अर्थ होता है सोने जैसा, तो वो सही जवाब नहीं दे पाए। यानी एक ऐसा बाप जो अपनी बेटी के ही नाम का मतलब ना जानता हो, और हम ऐसे लोगों को अपना आइडल मान लेते हैं, इनको हीरो मान लेते हैं। मुझे याद है एक बार केबीसी में पूछा गया था सोनाक्षी सिन्हा से, जिसके पिता का नाम शत्रुघ्न सिन्हा, जिसके घर का नाम रामायण, घर में और भी लोग हैं, सारे लोगों का नाम रामायण के कैरेक्टर्स पे है। किसी का नाम भरत, किसी का नाम लक्ष्मण, घर का नाम खुद रामायण। और जब इनसे पूछा गया कि सजीवन बूटी किसके लिए मंगाया गया था, हनुमान जी किसके लिए लेके आए थे, तो सोनाक्षी सिन्हा ने एक तरह से दबे मुँह, एक तरह से शर्म के साथ कहा सीता। तो बड़ा ताजुब होता है कि ऐसे ऐसे लोग बॉलीवुड में हैं और हम इन्हें आइडल मानते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब दिया है सोनम, और जवाब दिया है अजय गर्ग जी हैं, महादेव शर्मा जी हैं, आरती मंगोलकर जी हैं और नमिता पटनायक जी हैं, और एक कनाडा से हैं, इनका कुछ कौर कलेक्शन करके, एग्जैक्ट नाम इन्होंने अपना नहीं लिया था, और दीपक जी हैं दुबई से। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का मेरा सवाल है कि जो सोना होता है इसका रासायनिक नाम या फिर रासायनिक सिंबल क्या है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। अब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।